माइक टायसन, यह नाम मुक्केबाजी की दुनिया में पहले से ही जाना जाता है। वह व्यक्ति जो अपने आदर्श मोहम्मद अली की तरह एक महान व्यक्ति का दर्जा प्राप्त कर चुका है। लेकिन वास्तव में माइक टायसन कौन है? क्या वह सिर्फ एक और मजबूत मुक्केबाज है, या अली की तरह ही जिसने न्यायपूर्ण कारण के लिए लड़कर इतिहास रच दिया? हम इस वीडियो में उन सवालों के जवाब देंगे। माइक टायसन, जिनका जन्म 30 जून 1966 को ब्राउन्सविले, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क शहर में माइकल जेरार्ड टायसन के रूप में हुआ था, का बचपन उतना ही अशांत और चुनौतीपूर्ण था जितना कि उस व्यक्ति के लिए जो इतिहास में सबसे अधिक खूंखार मुक्केबाजों में से एक बन गया। टायसन के शुरुआती साल कठिनाइयों की एक श्रृंखला से चिह्नित थे, जिसने उनके व्यक्तित्व और भविष्य के करियर को आकार दिया। टायसन लोर्ना में स्मिथ टायसन के 3 बच्चों में सबसे छोटे थे। उनके जैविक पिता परसेल टायसन उनके जीवन से अनुपस्थित थे और बाद में टायसन की मां जिमी किर्कपैट्रिक नामक एक व्यक्ति के साथ जुड़ गई, जो माइक के लिए पिता की तरह काम करता था, लेकिन अपने व्यक्तिगत संघर्षों के कारण काफी हद तक अनुपस्थित रहता था। टायसन की मां लोर्ना को अपने बच्चों को अपराध, गरीबी और हिंसा से भरे पड़ोस में पालने के लिए छोड़ दिया गया था। ब्राउन्सविले, जहां टायसन बड़ा हुआ, ब्रुकलिन के सबसे कुख्यात पड़ोस में से एक था। यह एक ऐसा वातावरण था जहां जीवित रहने का मतलब अक्सर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना था। बहुत कम उम्र से ही टायसन सड़क पर हिंसा, ड्रग्स और अपराध के संपर्क में था। उसका परिवार गरीब था और घर में अस्थिरता सड़कों की अराजकता को दर्शाती थी। टायसन एक शर्मीला, अंतर्मुखी बच्चा था जो कम आत्मसम्मान से ग्रस्त था। वह अक्सर अपनी ऊंची आवाज और तुतलाहट के कारण दूसरे बच्चों द्वारा चिढ़ाया जाता था, जिससे वह एक आसान लक्ष्य बन जाता था। नतीजतन उसके अंदर एक गहरा गुस्सा और अपने आसपास की दुनिया से खुद को बचाने की तीव्र आवश्यकता विकसित हो गई। यह गुस्सा बाद में बॉक्सिंग रिंग में एक शक्तिशाली ताकत बन गया, लेकिन बचपन में यह अक्सर आक्रामक और हिंसक व्यवहार में प्रकट होता था। 10 साल की उम्र तक टायसन पहले से ही कई सड़क झगड़ों और छोटे मोटे अपराधों में शामिल हो चुका था। वह अक्सर कानून की मुसीबत में फंस जाता था और 13 साल की उम्र तक उसे कई बार गिरफ्तार किया जा चुका था। टायसन के आपराधिक व्यवहार के कारण उसे कई किशोर हिरासत केंद्रों में समय बिताना पड़ा। न्यूयॉर्क के अपस्टेट में ट्रायोन स्कूल फॉर बॉयज में ऐसे ही एक प्रवास के दौरान टायसन के जीवन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लेना शुरू किया। ट्रायोन स्कूल में टायसन की मुलाकात काउंसलर बॉबी स्टीवर्ट से हुई, जो एक पूर्व बॉक्सर थे और जिन्होंने परेशान किशोर में क्षमता देखी। स्टीवर्ट ने टायसन को उसकी आक्रामकता और हताशा को दूर करने के तरीके के रूप में बॉक्सिंग से परिचित कराया। उसकी कच्ची प्रतिभा को पहचानते हुए स्टीवर्ट ने टायसन को प्रशिक्षण देना शुरू किया और रिंग में युवा लड़के की स्वाभाविक क्षमता और क्रूरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। स्टीवर्ट ने अंततः टायसन को कुस डीमेटो से मिलवाया, जो एक महान मुक्केबाजी प्रशिक्षक थे जिन्होंने फ्लॉयड पैटरसन और जो स्टोरेस जैसे विश्व चैंपियन को प्रशिक्षित किया था। डीमेटो ने टायसन को न केवल एक भावी चैंपियन के रूप में देखा, बल्कि एक ऐसे युवा व्यक्ति के रूप में देखा जिसे मार्गदर्शन, अनुशासन और संरचना की आवश्यकता थी। डीमेटो ने टायसन को अपने संरक्षण में लिया, उसे एक स्थिर घरेलू वातावरण प्रदान किया और एक पिता की तरह काम किया, कुछ ऐसा जो टायसन को अपने पूरे जीवन में नहीं मिला था। डीमेटो के मार्गदर्शन में टायसन ने फलने फूलना शुरू कर दिया। उसने मुक्केबाजी में एक उद्देश्य और अपने गुस्से को दूर करने का एक तरीका पाया। डीमेटो ने टायसन को मुक्केबाजी के मानसिक पहलुओं से भी परिचित कराया, उसे ध्यान, अनुशासन और खेल के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का महत्व सिखाया। अपने परेशान बचपन के बावजूद डीमेटो के साथ टायसन के समय ने एक परिवर्तन की शुरुआत को चिह्नित किया। मुक्केबाजी द्वारा प्रदान किए गए अनुशासन और संरचना ने टायसन को अपने शुरुआती जीवन की अराजकता पर काबू पाने में मदद की। हालांकि उसके बचपन के निशान उसके साथ रहेंगे, जो आने वाले वर्षों में रिंग के अंदर और बाहर उसके व्यवहार को प्रभावित करेंगे। टायसन का प्रारंभिक जीवन एक ऐसी कठिन परीक्षा थी जिसमें उनकी उग्र लड़ाकू भावना का निर्माण हुआ। बचपन का गुस्सा, दर्द और संघर्ष रिंग में उनकी भविष्य की सफलता के लिए ईंधन बन गया। जब उन्होंने अपना पेशेवर मुक्केबाजी करियर शुरू किया, तब तक टायसन पहले से ही ज्यादातर लोगों से ज्यादा जीवन जी चुके थे। ब्राउन्सविले की गलियों से मुक्केबाजी के शिखर तक का उनका सफर अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन यह उनका बचपन ही था जिसने उस क्रूरता और दृढ़ संकल्प की नींव रखी जो उन्हें अब तक के सबसे महान मुक्केबाजों में से एक के रूप में परिभाषित करेगी। माइक टायसन की मुक्केबाजी की यात्रा तब शुरू हुई जब वह सिर्फ एक परेशान किशोर थे, और यह जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि रिंग में महानता उनके लिए किस्मत में थी। ट्राइन स्कूल फॉर बॉयज में बॉबी स्टीवर्ट द्वारा उनकी खोज के बाद टायसन के जीवन ने एक नाटकीय मोड़ लिया, क्योंकि उनका परिचय एक महान मुक्केबाज प्रशिक्षक कस डीमेटो से हुआ, जिन्होंने टायसन के करियर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कस डीमेटो ने टायसन की कच्ची प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने युवा मुक्केबाज में शक्ति, गति और हावी होने की अदम्य इच्छाशक्ति का एक दुर्लभ संयोजन देखा। डीमेटो ने टायसन को कैटस्किल, न्यूयॉर्क में अपने घर में ले लिया और उसे एक स्थिर वातावरण प्रदान किया,
जो टायसन ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। डियामाटो के सख्त मार्गदर्शन में टायसन के दिन अनुशासित थे। प्रशिक्षण, अनुशासन और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए डियामाटो की प्रशिक्षण पद्धतियां तीव्र थीं और न केवल शारीरिक कंडीशनिंग पर बल्कि मुक्केबाजी के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित करती थीं। वह मानसिक दृढ़ता की शक्ति में विश्वास करते थे और टायसन में ध्यान, अनुशासन और आत्मविश्वास के महत्व को भरते थे। डियामाटो ने टायसन को मुक्केबाजी की पीक एबू शैली से परिचित कराया, एक ऐसी तकनीक जिसमें उच्च गार्ड और त्वरित सिर की हरकतें होती है, जिससे विरोधियों के लिए मुक्के मारना मुश्किल हो जाता है। टायसन की प्राकृतिक क्षमता और दृढ़ निश्चय के साथ इस शैली ने उन्हें रिंग में एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बना दिया। डियामाटो ने टायसन के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए भी काम किया। बचपन से ही उसे परेशान करने वाली गहरी असुरक्षाओं का मुकाबला किया। उन्होंने टायसन को अपने गुस्से पर काबू पाना और इसे रिंग में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सिखाया, जिससे उनके बचपन के दर्द को एक शक्तिशाली प्रेरक में बदल दिया। डियामाटो अक्सर टायसन से इतिहास में सबसे कम उम्र के हेवीवेट चैंपियन बनने के बारे में बात करते थे, एक ऐसा लक्ष्य जो टायसन के लिए एक प्रेरक शक्ति बन गया। डियामाटो के मार्गदर्शन में टायसन शौकिया मुक्केबाजी में तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने जूनियर टूर्नामेंट में भाग लेना शुरू किया और जल्द ही एक भयानक मुक्केबाज के रूप में अपनी ख्याति बना ली। 15 साल की उम्र तक टायसन अपने से कहीं ज्यादा उम्र और ज्यादा अनुभवी विरोधियों को हरा रहे थे। उन्होंने 1981 और 1982 के जूनियर ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीते, जहां उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को सिर्फ 8 सेकंड में नॉकआउट करके एक रिकॉर्ड बनाया। टायसन के शौकिया करियर में कई शानदार जीत दर्ज की गईं, लेकिन यह गहन सीखने का समय भी था। डियामाटो ने प्रशिक्षक टेडी एटलस और बाद में केविन रूनी के साथ मिलकर टायसन की तकनीक को निखारने और उनकी कंडीशनिंग में सुधार करने के लिए अथक प्रयास किया। टायसन का प्रशिक्षण कठिन था, लेकिन इसी दौरान उन्होंने वह कौशल और मानसिकता विकसित की जिसने बाद में उन्हें पेशेवर मुक्केबाजी में एक प्रमुख शक्ति बना दिया। 1985 में 18 साल की उम्र में टायसन पेशेवर बन गए। उनकी पहली लड़ाई 6 मार्च 1985 को हेक्टर मर्सिडीज के खिलाफ हुई। टायसन ने पहले राउंड में नॉकआउट से मुकाबला जीता, जिसमें उन्होंने वह ताकत और आक्रामकता दिखाई जो बाद में उनकी पहचान बन गई। इस मुकाबले ने एक असाधारण करियर की शुरुआत की जिसने टायसन को रिकॉर्ड गति से बॉक्सिंग की दुनिया में शीर्ष पर पहुंचा दिया। टायसन के शुरुआती पेशेवर मुकाबलों में कई बार उन्हें पहले राउंड में ही नॉकआउट का सामना करना पड़ा। उनकी अथक शैली और विनाशकारी मुक्के मारने की क्षमता ने उन्हें लोगों का पसंदीदा और मीडिया की सनसनी बना दिया। वह जल्दी ही आयरन माइक के नाम से मशहूर हो गए, जो उनकी शारीरिक शक्ति और रिंग में अटूट इच्छाशक्ति का प्रतीक था। डियामाटो के मार्गदर्शन में टायसन इतिहास में सबसे कम उम्र के हेवीवेट चैंपियन बनने के अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे। दुखद रूप से नवंबर 1985 में डियामाटो का निधन हो गया, ठीक उसी समय जब टायसन का करियर उड़ान भरने लगा था। डियामाटो की मृत्यु टायसन के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी, लेकिन उनके गुरु द्वारा उन्हें दिए गए सबक और अनुशासन ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। डियामाटो की मृत्यु के बाद टायसन के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी केविन रूनी ने संभाली, जिन्होंने डियामाटो द्वारा सिखाई गई तकनीकों और रणनीतियों को निखारना जारी रखा। हेवीवेट रैंक के माध्यम से टायसन का उत्थान उल्कापिंड जैसा था। 1986 में पेशेवर बनने के ठीक एक साल बाद टायसन ने WBC हेवीवेट खिताब पर अपना दावा पेश किया। 22 नवंबर 1986 को 20 साल की उम्र में टायसन ने खिताब के लिए ट्रेवर बर्बिक का सामना किया। टायसन ने दूसरे राउंड में नॉकआउट से मुकाबला जीत लिया और इतिहास में सबसे कम उम्र के हेवीवेट चैंपियन बन गए, एक रिकॉर्ड जो आज भी कायम है। बर्बिक पर टायसन की जीत वर्षों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और एक टीम के मार्गदर्शन का परिणाम थी, जो उनकी क्षमता में विश्वास करती थी। इसने एक ऐसे शासन की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसने टायसन को हेवीवेट डिवीजन को एकजुट करने और खेल में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक बनने के लिए प्रेरित किया। टायसन के शुरुआती करियर को रिंग में उनकी क्रूरता, अपने शिल्प के प्रति समर्पण और कस डियामाटो के मार्गदर्शन द्वारा परिभाषित किया गया था। इन तत्वों ने मिलकर एक ऐसा मुक्केबाज तैयार किया, जो अपने चरम पर लगभग अजेय था और जिसका मुक्केबाजी के खेल पर प्रभाव पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। 1980 के दशक के अंत में रिंग में टायसन का दबदबा बेजोड़ था। उनकी उग्र शैली, उनकी फुर्ती और सटीकता के साथ मिलकर उन्हें लगभग अजेय शक्ति बना दिया। उन्होंने अपने खिताबों का सफलतापूर्वक बचाव किया, जिसमें वापसी कर रहे लैरी होम्स और टायसन का सामना करने से पहले अपराजित रहे माइकल स्पिंक्स शामिल थे। 1988 में स्पिंक्स पर टायसन की जीत, केवल 91 सेकंड में पहले दौर में नॉकआउट, ने उन्हें दुनिया के सबसे डरावने मुक्केबाज के रूप में स्थापित किया। अपनी सफलता के बावजूद रिंग के बाहर टायसन का जीवन तेजी से अस्तव्यस्त होता जा रहा था। 1985 में कस डियामाटो की मृत्यु ने टायसन के जीवन में एक खालीपन छोड़ दिया था, जिसे भरने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। डियामाटो एक प्रशिक्षक से कहीं अधिक थे। वे एक पिता की तरह थे जिन्होंने स्थिरता और मार्गदर्शन प्रदान किया।
डियामाटो के प्रभाव के बिना टायसन प्रसिद्धि, धन और अपने आसपास के लोगों के दबाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया, जो हमेशा उसके हित में नहीं सोचते थे। जैसे जैसे टायसन की प्रसिद्धि बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके निजी जीवन में भी उथल-पुथल होती गई। 1988 में अभिनेत्री रॉबिन गिवेंस के साथ उनकी शादी को काफी प्रचारित किया गया और उनका रिश्ता विवाद का स्रोत बन गया। गिवेंस ने बाद में टायसन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया और 1989 में उनकी उथल-पुथल भरी शादी तलाक में समाप्त हो गई। टायसन का निजी जीवन टैब्लॉयड फूड बन गया, जिसमें उनके लापरवाह व्यवहार, वित्तीय समस्याओं और कानूनी परेशानियों की कहानियां सुर्खियों में छाई रहीं। 1988 में टायसन ने अपने लंबे समय के प्रशिक्षक केविन रूनी से नाता तोड़ लिया, जिन्होंने डिमैटो की मृत्यु के बाद भी उन्हें प्रशिक्षित करना जारी रखा था। इस निर्णय ने टायसन के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। रूनी के अनुशासित प्रशिक्षण के बिना टायसन के कौशल में गिरावट आने लगी। वह कम केंद्रित हो गया और रिंग के अंदर और बाहर दोनों जगह गलतियां करने लगा। टायसन की अजेय छवि में पहली महत्वपूर्ण दरार 11 फरवरी 1990 को आई, जब उसने टोक्यो में जेम्स बस्टर डगलस का सामना किया। टायसन ने इस मुकाबले में सबसे ज्यादा पसंदीदा खिलाड़ी के तौर पर प्रवेश किया, लेकिन वह बिना तैयारी और कम प्रशिक्षित थे। डगलस, जिन्होंने हाल ही में अपनी मां को खोया था और उद्देश्य की भावना के साथ लड़ रहे थे, ने 10वें राउंड में टायसन को हराकर दुनिया को चौंका दिया। यह हार बॉक्सिंग के इतिहास में सबसे बड़ी उथल-पुथल में से एक थी और इसने टायसन के शीर्ष से पतन की शुरुआत को चिह्नित किया। डगलस से हारने के बाद टायसन का जीवन नियंत्रण से बाहर होता चला गया। 1991 में उन पर मिस ब्लैक अमेरिका की प्रतियोगी 18 वर्षीय डेजीरी वाशिंगटन के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया। टायसन को 1992 में इस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उनकी कैद ने उनके बॉक्सिंग करियर को रोक दिया और उनकी प्रतिष्ठा को और धूमिल कर दिया। जेल में अपने समय के दौरान टायसन ने इस्लाम धर्म अपना लिया और मुस्लिम नाम मलिक अब्दुल अजीज रख लिया। 3 साल की सजा काटने के बाद उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया गया, लेकिन सलाखों के पीछे बिताए गए समय ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी अनुपस्थिति के दौरान दुनिया बदल गई थी और टायसन ने रिंग में अपना पूर्व प्रभुत्व हासिल करने के लिए संघर्ष किया। 1995 में जेल से रिहा होने के बाद टायसन ने अपने मुक्केबाजी करियर को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। उन्होंने 1996 में फ्रैंक ब्रूनो और ब्रूस सेल्डन को हराकर क्रमशः WBC और WBA हैवीवेट खिताब हासिल किए। हालांकि उनके कौशल कम हो गए थे और वे अब पहले जैसे अजेय नहीं रह गए थे। टायसन की वापसी विवादों से घिरी रही, जिसमें 1997 में इवांडर होलीफील्ड के खिलाफ कुख्यात लड़ाई भी शामिल थी, जिसमें टायसन ने होलीफील्ड के कान का एक टुकड़ा काट लिया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया और मुक्केबाजी से महत्वपूर्ण निलंबन मिला। टायसन के बाद के करियर में अनियमित प्रदर्शन और कानूनी मुद्दे रहे। उन्होंने लड़ाई जारी रखी, लेकिन उनकी प्रेरणा कम होती दिखी और उनकी वित्तीय समस्याएं और भी बदतर हो गईं। 2002 में टायसन ने हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक बहुप्रतीक्षित मुकाबले में लेनोक्स लुइस का सामना किया। टायसन को 8वें राउंड में पूरी तरह से हरा दिया गया और बाहर कर दिया गया। इस लड़ाई ने टायसन की एक गंभीर दावेदार के रूप में स्थिति को समाप्त कर दिया। टायसन के अंतिम मुकाबले उनके पूर्व व्यक्तित्व का दुखद प्रतिबिंब थे। वे 2004 में डैनी विलियम्स और 2005 में केविन मैकब्राइड से हार गए, दोनों बार नॉकआउट से। मैकब्राइड के साथ मुकाबले के बाद टायसन ने मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि अब उनमें लड़ने की इच्छा नहीं है। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद टायसन को दिवालियापन और चल रहे कानूनी मुद्दों सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि उसके बाद के वर्षों में उन्होंने अपने जीवन को फिर से बनाने की कोशिश की है। टायसन एक अधिक चिंतनशील और आत्मनिरीक्षण करने वाले व्यक्ति बन गए हैं, जो अक्सर अपनी पिछली गलतियों, मानसिक स्वास्थ्य के साथ संघर्ष और शांति पाने के प्रयासों के बारे में खुलकर बोलते हैं। बॉक्सिंग में टायसन की विरासत जटिल है। उन्हें इतिहास के सबसे क्रूर और रोमांचक हैवीवेट में से एक के रूप में याद किया जाता है, एक ऐसा फाइटर जिसका शीर्ष उतना ही प्रभावशाली था जितना कि कोई भी जिसने कभी रिंग में कदम रखा हो। फिर भी उनका करियर प्रसिद्धि के खतरों, आपके आसपास के लोगों के प्रभाव और व्यक्तिगत राक्षसों के परिणामों की एक चेतावनी कहानी भी है। अपने पतन के बावजूद टायसन लोकप्रिय संस्कृति में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बने हुए हैं। उनकी कहानी उत्थान और पतन के साथ साथ मुक्ति की भी है, जिसमें टायसन ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया, जो आत्म जागरूकता और अपने अतीत की अराजकता से आगे बढ़ने की इच्छा से चिह्नित है। मुक्केबाजी से संन्यास लेने के बाद माइक टायसन ने आत्मखोज, मुक्ति और पुनर्निर्माण की यात्रा शुरू की। मुक्केबाजी के बाद के उनके जीवन में कई व्यक्तिगत और पेशेवर परिवर्तन हुए, क्योंकि उन्होंने रिंग में उथल-पुथल भरे वर्षों के बाद अपने जीवन को फिर से बनाने की कोशिश की। अपनी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद के वर्षों में टायसन को महत्वपूर्ण वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अपने मुक्केबाजी करियर के दौरान $300 मिलियन से अधिक कमाने के बावजूद
टायसन को $23 मिलियन के ऋण का हवाला देते हुए 2003 में दिवालिया घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी शानदार जीवन शैली, कानूनी मुद्दों, खराब वित्तीय प्रबंधन और एक दल को बनाए रखने की लागतों के साथ मिलकर उन्हें वित्तीय रूप से बर्बाद कर दिया था। दिवालियापन टायसन के जीवन का एक निम्न बिंदु था, जिसने उन्हें अपनी स्थिति की वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर किया। यह उनके जीवन, वित्त और व्यक्तिगत कल्याण पर नियंत्रण पाने के प्रयासों की शुरुआत भी थी। बॉक्सिंग के बाद टायसन का जीवन चुनौतियों से भरा रहा। उन्हें लगातार कानूनी मुद्दों का सामना करना पड़ा, जिसमें नशीली दवाओं के कब्जे और नशे में गाड़ी चलाने के लिए गिरफ्तारी शामिल है। उनका निजी जीवन भी उथल-पुथल भरा रहा, जिसमें मादक द्रव्यों के सेवन और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े संघर्ष शामिल थे। टायसन ने नशे की लत, अवसाद और अपने जीवन भर झेले गए दर्दनाक अनुभवों के प्रभावों के बारे में खुलकर बात की है। 2009 में टायसन को एक विनाशकारी व्यक्तिगत क्षति का सामना करना पड़ा, जब उनकी 4 वर्षीय बेटी एक्सोडस की एक घरेलू दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। इस क्षति ने टायसन को बहुत प्रभावित किया, जिससे उन्हें अपने जीवन और प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी बेटी की मृत्यु के बाद के वर्षों में टायसन ने पुनर्रचना की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने अपने अतीत के नकारात्मक पहलुओं से खुद को दूर करने की कोशिश की और जीवन के प्रति अधिक चिंतनशील और आत्मनिरीक्षण करने वाला दृष्टिकोण अपनाना शुरू किया। अपने संघर्षों के बारे में टायसन की ईमानदारी ने कई लोगों को प्रभावित किया, जिससे लोगों की नज़र में उनके बारे में एक खतरनाक बॉक्सर से लेकर एक मजबूत और मुक्ति पाने वाले व्यक्ति की छवि बन गई। टायसन के नए आविष्कार में मनोरंजन के क्षेत्र में नए उद्यम तलाशना शामिल था। वे कई फिल्मों में नजर आए, जिनमें सबसे उल्लेखनीय 2009 की हिट कॉमेडी द हैंगओवर थी, जिसमें उन्होंने खुद का एक हास्यपूर्ण, आत्महीन संस्करण निभाया था। फिल्म में उनकी उपस्थिति ने टायसन को प्रशंसकों की एक नई पीढ़ी से परिचित कराया और खुद पर और अपने अतीत पर हंसने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। 2012 में टायसन ने स्पाइक ली द्वारा निर्देशित अपने वन मैन शो माइक टायसन अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ के साथ मंच पर कदम रखा। यह शो टायसन के जीवन का एक स्पष्ट, अक्सर कच्चा विवरण था, जहां उन्होंने अपने बचपन, करियर और व्यक्तिगत संघर्षों की कहानियां साझा की। शो की सफलता, जिसे बाद में HBO पर प्रसारित किया गया, ने टायसन की सार्वजनिक छवि में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, क्योंकि दर्शकों ने उन्हें एक अधिक जटिल और मानवीय व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया। अपने परिवर्तन के हिस्से के रूप में टायसन ने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। वह स्वस्थ जीवन के समर्थक बन गए और 2010 में शाकाहारी आहार अपनाया, जिसका श्रेय उन्होंने वजन कम करने और ऊर्जा वापस पाने में मदद करने को दिया। टायसन ने अपनी जीवन शैली में बदलाव के लाभों के बारे में खुलकर बात की है, जिसमें शांत रहने और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के उनके प्रयास शामिल है। टायसन ने शांति और समझ की खोज में विभिन्न प्रथाओं और दर्शन की खोज करते हुए आध्यात्मिकता की ओर भी रुख किया। उनकी आध्यात्मिक यात्रा उनके क्रोध और दर्द को दूर करने के उनके प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, जिसने उनके पिछले जीवन को परिभाषित किया था। हाल के वर्षों में टायसन ने व्यवसाय की दुनिया में कदम रखा है, विशेष रूप से भांग उद्योग में। 2018 में उन्होंने टायसन रेंच नामक एक भांग कंपनी शुरू की, जो मारिजुआना स्ट्रेन, खाद्य पदार्थ और CBD वेलनेस उत्पादों सहित कई तरह के उत्पाद बनाती है। टायसन भांग के औषधीय लाभों के मुखर समर्थक रहे हैं, विशेष रूप से दर्द और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रबंधन में। टायसन रेंच एक सफल व्यवसाय बन गया है, जिसने टायसन की वित्तीय वसूली में और योगदान दिया है। इस उद्यम ने टायसन को दूसरों की मदद करने के अपने जुनून पर ध्यान केंद्रित करने का मौका दिया है, क्योंकि कंपनी कैनबिस क्षेत्र में शिक्षा और सामुदायिक आउटरीच पर जोर देती है। टायसन ने अपने लोकप्रिय पॉडकास्ट हॉट बॉक्सिंग विद माइक टायसन के माध्यम से जनता के साथ जुड़ना जारी रखा है, जहां वह मशहूर हस्तियों, एथलीटों और अन्य उल्लेखनीय हस्तियों का साक्षात्कार लेते हैं। पॉडकास्ट को इसकी स्पष्ट बातचीत के लिए सराहा गया है, जिसमें टायसन अक्सर अपने जीवन के अनुभवों से अंतर्दृष्टि साझा करते हैं। शो ने टायसन की सांस्कृतिक आइकन के रूप में स्थिति को और मजबूत किया है। प्रशंसकों ने उनकी ईमानदारी और कठिन विषयों पर चर्चा करने की इच्छा की सराहना की है। आज माइक टायसन को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में व्यापक रूप से पहचाना जाता है, जिसने लोगों की नज़र में सबसे उल्लेखनीय व्यक्तिगत परिवर्तनों में से एक से गुजरा है। एक भयभीत मुक्केबाज और परेशान व्यक्ति से टायसन लचीलापन और मुक्ति के प्रतीक के रूप में उभरे हैं। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक कहानीकार, संरक्षक और अधिवक्ता के रूप में अपनी भूमिका को अपनाया है। मुक्केबाजी में टायसन की विरासत इतिहास के सबसे प्रभावशाली दिग्गजों में से एक के रूप में सुरक्षित है, लेकिन मुक्केबाजी के बाद के उनके जीवन ने उनकी कहानी में नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने दिखाया है कि सबसे कठिन समय को पार करना और शांति और उद्देश्य का मार्ग खोजना संभव है। टायसन की यात्रा आत्म प्रतिबिंब की शक्ति, व्यक्तिगत विकास के महत्व और मोचन की स्थायी संभावना का प्रमाण है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो।